हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेनू स्टडी पॉइंट 14। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी बेटर चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, फेस्टिवल सीजन सारे ख़त्म हो गए हैं, तो आप मन लगा के अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए और पढ़ते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज जो हम करेंगे वो मैंने लैंड रिफॉर्म के ऊपर वीडियो बनाए थे, तो पार्ट मैंने दो डाल दिया है। ठीक है, पार्ट 1 भी डाल दिया है, पार्ट 2 भी डाल दिया है। और जो आज करेंगे वो पार्ट 3 है। ठीक है, जिसमें मैंने जो फर्स्ट वीडियो आपका उसमें कुछ पॉइंट्स बताए थे कि भूमि सुधार की आवश्यकता भारत में क्यों महसूस हुई और भूमि सुधार की जो रूपरेखा थी वो कैसे निश्चित हुई। ठीक है, तो भूमि सुधार की जो रूपरेखा थी उसमें हमने 2 कर लिए थे और तीसरा करना था कृषि भूमि का पुनर्संगठन। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये वीडियो है, तो प्लीज़ आप लोग देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करें। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है कृषि भूमि का पुनर्संगठन, इसका सबसे पहला जो पॉइंट आता है छोटे खेतों की समस्या। ओके, तो जो छोटे खेतों की समस्या है इसमें हम कुछ टर्म पढ़ेंगे कैसे कैसे छोटे खेतों की समस्या कैसे हो रही है। तो देखो, पहला क्या है, कृषि भूमि का उपविभाजन यानी सब डिवीजन और अपखंडन। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, जो उप विभाजन है और अपखंडन है, फ्रेगमेंटेशन है, इसका मतलब क्या होता है। तो देखो, जो उप विभाजन होता है इसका मतलब क्या है, जब किसी खेत के टुकड़े हो जाएं तो इस कृषि का उप विभाजन कहते हैं। मतलब क्या है, टुकड़े कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे यहाँ पे क्या है, जब किसी खेत के टुकड़े हो जाए। मतलब फ्रेंड्स देखो, जैसे मान लो ये कोई खेत है, राइट, देन आपने इसके टुकड़े कर दिए। ठीक है, तो एक छोटा सा हिस्सा बचा खेत का जो आपका है। ठीक है, तो इस तरह से जो ये खेतों को डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, उप विभाजन। ठीक है, एक खेत के बड़े से एक हिस्से को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना क्या है, उप विभाजन। ठीक है, अगला देखो, सॉरी, अगला क्या है, फ्रेगमेंटेशन, अपखंडन। भूमि के अपखंडन के अंतर्गत किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व अलग अलग स्थानों पर बिखर जाता है। कहने का मतलब फ्रेंड्स ये है कि अगर कोई किसान है तो उसका देखते हो, मतलब आप लोग ये देखते हो ना कि आपके भी घर में होगा ऐसा कि आपके गांव में जो ज़मीनें होंगी, खेत होंगे, वो अलग अलग जगह पे होंगे। तो आज यहाँ थोड़ा सा यहाँ है तो कुछ यहाँ है। ठीक है, तो कुछ यहाँ है। तो जो इस खेत के मालिक होते होंगे, क्या पहले इस खेत की देख रेख करते हैं, फिर देन इसके बाद इस खेत में जाते हैं, फिर इस खेत में जाते हैं। इससे क्या हो रहा है कि उनका डिवीज़न खेतों का बहुत मतलब दूर दूर डिस्टेंस पे है खेत, और इससे उनका स्वामित्व अलग अलग स्थानों पर बिखर जाता है। मतलब कहने का क्या है, जहाँ एक खेत पर फोकस करना चाहिए वहीं अपने तीनों खेतों पर उनका फोकस हो जाता है। 3 नहीं बल्कि आपके पास जितने हैं उतने खेतों पर फोकस हो जाता है। ठीक है, अगर आपकी खेत थोड़ा दूर है, कहीं कुछ खेत पास में है, कुछ खेत दूर में है, तो इससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आपका जो स्वामित्व है वो अलग हो रहा है। एक जगह अलग जा रहे हो आप, एक जगह अलग जा रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, अपखंडन। यहाँ पे देखो, जो उप विभाजन है चाहे अपखंडन, इससे प्रॉफिट क्या होता है। तो देखो, उप विभाजन से खेतों का आकार छोटा हो जाता है जिसके कारण कृषि करने की लागत ऊंची होने लगती है, जबकि अपखंडन से प्रबंधन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। प्रबंधन मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट। 3 जगह 4 जगह आपकी खेती बिखरी हुई है तो आपको उसको मैनेज करने में बहुत दिक्कत होती है। और छोटे आकार के जो खेत होते हैं उसमें अगर आप कृषि करते हो तो उसमें कहीं ना कहीं लागत बहुत ज़्यादा लगाई जाती है। ओके, अगला देखते हैं, उप विभाजन और अपखंडन के कारण क्या है। तो देखो, वंशानुक्रम नियम, जनसंख्या का दबाव। इतनी जनसंख्या हो गई है कि लोगों की इच्छाओं को फुलफिल करने में असमर्थ हो रहे हैं लोग। ठीक है, ज़मीनें कम पड़ जा रही हैं। तो जब जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, जनसंख्या के दबाव ने कहीं ना कहीं ज़मीन को और भूमि को कहीं ना कहीं कम किया है। ठीक है, और तीसरा है संयुक्त परिवार का टूटना। खेतों का विभाजन और खंडन इस परिवार में भी हो रहा है कि जैसे मान लो आपकी जॉइंट फैमिली और फैमिली अलग हो रही है, तो जाहिर सी बात है अगर फैमिली अलग होगी तो खेत हैं चाहे घर के जायदाद हैं वो सारे मिल के डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जो संयुक्त परिवार है, मान लो उनका एक इतना बड़ा खेत है और 2 भाई हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, इस खेत का डिवीज़न कर दिया, बांट दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो भूमि इतनी बड़ी थी छोटी हो गई, राइट। और जो ये मेड़ बन जाते हैं ना, ये भी कहीं ना कहीं जगह को कम कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, संयुक्त परिवार इससे टूट जा रहा है और कहीं ना कहीं किसानों की ऋणग्रस्तता भी है इस चीज़ में शामिल। ओके, आगे देखो, उप विभाजन और अपखंडन के प्रभाव। कृषि कार्य की लागत ऊंची हो जाती है और कृषि उत्पादकता नीचे चली जाती है। अगर है छिपी बेरोजगारी का उत्पन्न होना। छिपी बेरोजगारी मैंने बता रखा है। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताइए कि छिपी बेरोजगारी होती क्या है। ठीक है, अगला देखो, भूमि का बर्बाद होना। भूमि का बर्बाद होना क्या है, अगर इतना बड़ा खेत है आपका, आपने इसमें डिवीजन कर दिया, तो बर्बाद कहने का मतलब ये जो मेड़ बनाई है ना आपने, ये कहीं ना कहीं थोड़ी ज़मीनें ले ली है। ठीक है, जिस पे हमने खेती करके करना था तो इसमें ये डिवीज़न कर दिया, तो इसमें क्या हो गया, इतनी जगह तो इन्होंने ही ले ली, मेड़ ने ही। तो ये कहीं ना कहीं भूमि का बर्बाद होना ही है। ठीक है,
मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि छिपी बेरोजगारी किसे कहते हैं, क्योंकि मैंने बता रखा है, ठीक है। इसके अलावा सीमा संबंधी विवाद होते हैं, मेड़, ठीक है, मेड़ हो जाते हैं। उसके बाद है नई तकनीकों को लागू करना कठिन हो जाता है, ठीक है। छोटे से खेत में आप कितने बड़े नए तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते, नहीं कर सकते। आगे देखो, आगे देखो, इसका समाधान क्या है। चकबंदी है, सहकारी कृषि हो और लीजिंग है। तो हम इन तीनों को आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चकबंदी देखो। चकबंदी की प्रक्रिया के अंतर्गत लोगों के स्वामित्व में बदलाव करके छोटे खेतों को बड़े खेतों में बदला जाता है। स्वामित्व कहने का मतलब क्या है, जो भी छोटे छोटे आपके खेत हैं, ठीक है, इनको क्या किया जाता है, एक बड़े भाग में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन इसके स्वामित्व को बदल दिया जाता है। मतलब आज आप इसके कोई एक हेड है तो देन उसके बाद कोई दूसरा हेड है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो इसमें इसकी जो चकबंदी हुई थी, इसमें सफल जो राज्य थे आपका पंजाब था, यूपी और हरियाणा था, जहाँ पे जो चकबंदी मतलब छोटे छोटे खेत थे उनको एक साथ कन्वर्ट करके उसके स्वामित्व में बदलाव किया गया, ठीक है। इसको हमने चकबंदी का नाम दिया। आगे देखो, चकबंदी जो सफल हुई है इसके कारण क्या है, तो काश्तकारों की बेदखली का डर था, ठीक है। जो सफल नहीं हुआ है चकबंदी, तो इसके कारण क्या थे, काश्तकारों की बेदखली का डर। फ्रेंड्स, काश्तकार वो होते हैं जो किसी कृषि, जैसे कि मेरे द्वारा आपको भूमि दी गई है, आप उस भूमि की देखरेख कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सडनली मैंने आपको बिना विदाउट एनी रीज़न मैंने आपको चेंज कर दिया, दूसरे को रख दिया। तो कहीं ना कहीं जो आपने मेरी जो मैंने खेती दी है और जिस हिसाब से आपने मेरी खेती को एनालाइज किया है, देखा है, समझा है, उस हिसाब से आपको मेरे खेत के बारे में सारी चीज़ों का आइडिया है, ठीक है, कि कितनी क्या करने पे होता है। लेकिन अगर मैंने काश्तकार को बदल दिया, उसको बेदखल कर दिया, तो दूसरा कोई आएगा, फिर उसको खेतों में समझने में टाइम लगेगा। तो ये क्या होता है, बेदखली का डर था। उसके बाद क्या है, भूमि के मूल्य निर्धारण की समस्या थी। कई कृषि जोतों का अधिशय छोटा आकार था। उसके बाद है अनिवार्य चकबंदी नियमों का अभाव। चकबंदी कर तो गई थी लेकिन अनिवार्य नहीं किया गया था, इस चीज़ को कंपलसरी नहीं था, ठीक है। सो ये उसके असफल होने के कारण थे। आगे देखो, सहकारी कृषि। सहकारी कृषि का मतलब होता है कोऑपरेटिव फार्मिंग, ठीक है। कोऑपरेटिव का मतलब क्या है कि मैंने अपनी कृषि इसमें सामूहिक खेती की जाती है, कि मतलब एक या दो लोगों का या फिर कुछ लोगों को मिलकर एक समूह बनाया जाता है और उनके द्वारा उस ज़मीन पर खेती की जाती है, ठीक है। लेकिन ये भी सफल नहीं हुआ है। क्यों नहीं सफल हुआ, क्योंकि सिर्फ इसके अंतर्गत 2% किसान ही हैं जो इससे जुड़ पाए हैं, बाकी नहीं, ठीक है। अब ये विफल क्यों हुआ, क्योंकि लाभ और मजदूरियों का निर्धारण किस प्रकार हो। अगर सामूहिक अगर खेती कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है किसी एक की बात को ना सुन करके पूरी मेजोरिटी को सुनना पड़ता है, ठीक है। तो अगर मेजोरिटी को आप सुनोगे तो कहीं ना कहीं आपस में उनके विचार में संघर्ष तो उत्पन्न होगा ही। हो सकता है कि मैं आपके विचार से सहमत नहीं हूँ या फिर आप मेरे विचार से सहमत नहीं हो, तो यहाँ पे क्या हुआ, मजदूरियों का निर्धारण करना कठिन हो गया था, ठीक है। दूसरा, शिक्षा का अभाव था। अगला क्या है, सामाजिक नेतृत्व की कमी थी। नेतृत्व का मतलब होता है एक लीडरशिप होना चाहिए। अगर आप कोऑपरेटिव फार्मिंग कर रहे हो तो उसमें एक ऐसा लीडर होना चाहिए जो सबको गाइड कर सके, सबको चीज़ें बता सके, ठीक है। अगर लीडरशिप नहीं है, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आपके जो विचार हैं वो टकराएंगे, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट होगा उसमें। सो इसका अभाव था, ओके। आगे देखो, लीजिंग। लीजिंग में क्या है, नीति आयोग द्वारा ये प्रस्तावित था। कमेंट में मुझे बताइए कि नीति आयोग का जो पुराना नाम था वो क्या था, ठीक है। लीजिंग का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप किसी को खेती दे रहे हैं। जैसे गांव में लोग काफ़ी अपनी खेतों को रेहन पर देते हैं। अब अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो रेहन के तौर पे दे देते हैं कि आप मेरे खेत पे कृषि करो एंड उसका जो भी उपज होती है उसका आप आधा लो और आधा मैं लूँगी, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, ठीक है। अब मुझे कमेंट में ये बताइए कि लीजिंग और काश्तकारी अलग कैसे हैं, ठीक है। कमेंट में मुझे बताइए लीजिंग से क्या लाभ हुए। जो खेतों का आकार था वो बड़ा हो गया, सरकारी योजनाएं आसानी से बनने लगी, छोटे किसानों द्वारा अतिरिक्त आय प्राप्त करने लगे, कृषि योग्य भूमि की मात्रा में बढ़ोतरी हुई, ठीक है। अब आगे देखो, इससे हानि क्या हुई कि इसके सहकारी जो कृषि था उसने, अगर मैंने ये कहा कि सहकारी कृषि सामूहिक तौर पर होती है, इसका मतलब क्या है, खेती का कहीं ना कहीं केंद्रीकरण हो गया, कुछ लोगों के हाथों में जाकर सिमट गया, ठीक है। तो ये क्या है, केंद्रीकरण है। जो सामूहिक कृषि है उसका हानि है, लीजिंग है, ठीक है। सॉरी, लीजिंग का जो बता रही हूँ मैं, तो लीजिंग क्या है, सामूहिक है, कहीं ना कहीं ये केंद्रित हो गया, ठीक है, और किसी के एक व्यक्ति के हाथ में चला गया। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और लास्ट पार्ट रह गया इसका तो मैं उसको कल अपलोड करूँगी, ठीक है। ये नोट्स हैंड रिटन है, आप लोग देख लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू।